वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे कमेंट्स दिए और इतनी अच्छी दुआएं दी। और मेरी काफ़ी घर की चीज़ें अब सेट हो गई हैं और जो रूटीन है वो मेरी काफ़ी बेहतर हो गई है। तो आज मैं रूम सेट कर रही हूँ ज़ैनब मरियम का। उसमें उनकी ज्वेलरी, उनके ड्रेस और उनके जो शूज़ हैं वो मैं सेट करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। उसके अलावा जो मेरी डेली रूटीन है वो शेयर करूँगी और मेरा फैमिली फंक्शन है कहाँ पे जा रही थी तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। सुबह उठते ही जो सबसे पहला काम होता है वो है नाश्ता। आज क्या खाएं और क्या बनाएं। आजकल इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, और जब सबसे पूछें तो सब कहते हैं कि जो मर्ज़ी, और जब जो मर्ज़ी लेके आते हैं तो फिर वो किसी को पसंद ही नहीं आ रहा होता। तो काफ़ी सोचने के बाद आज मैंने कहा कि चलो आज ना दूध और दही की लस्सी बनाते हैं। मेरी बड़ी अम्मी लस्सी बनाते होते थे, इसको हम सराइकी में कहते हैं अदरीर का। ये बहुत ही ठंडी होती है तासीर में और बहुत ही मज़े की होती है। कासिम को तो दूध वाली पसंद नहीं है, उसको मैं सिर्फ दही वाली निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं दूध ऐड कर लेती हूँ। उसके साथ हम लोग लेते हैं शीरमाल, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का नाश्ता होता है। शीरमाल हो और साथ मीठी लस्सी हो तो बहुत मज़ा आता है। दही में चीनी डालकर मिक्स कर लें और इसमें पानी डालकर मीठी लस्सी बना लें। अगर आपको अदरक का बनाना है तो आप पानी की जगह पे दूध ऐड कर लेंगे, और अगर आपको ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप इसमें बर्फ़ डाल देंगे। गर्मियों के लिए बेहतरीन नाश्ता है, और जब भी हम ये नाश्ता करते हैं तो हमें बड़ी अम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि वो तो डेली बनाते थे और बहुत टेस्टी बनती थी ये लस्सी। नाश्ता तो आज बहुत मज़े का हो गया है, क्योंकि गर्मी का ये बेहतरीन हाल है। जब आपको ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और आप ये लस्सी पी लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक गर्मी का एहसास कम हो जाता है। नाश्ते से फ्री होते ही मैं आ गई थी ऊपर ज़ैनब मरियम के रूम में, और इनकी ज्वेलरी हम सेट कर रहे थे। ज़ैनब मरियम भी मेरे साथ थी और अलमारी सेट कर रहे थे, और साथ ही इनकी ना ज्वेलरी। मैंने कहा चलो आपके साथ इनके ना क्लिप्स शेयर करती हूँ कि ये किस तरह की ज्वेलरी यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का अक्सर कलर ब्लैक हो जाता है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप उसको प्लास्टिक बैग में रखें, क्योंकि इस तरह इसकी लॉन्ग लाइफ हो जाती है और ये ना ख़राब नहीं होते। और दूसरा, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपने परफ्यूम का ख़ास ख्याल रखना है कि इसके ऊपर डायरेक्ट आपने परफ्यूम नहीं यूज़ करना, उससे भी इसका कलर ख़राब हो जाता है और ये जल्दी से ब्लैक हो जाते हैं। बचपन से ही मेरी आदत थी कि मैं हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी। जो भी मेरी अलमारी या ड्रॉ होती थी मैं उसको बहुत सेट करके रखती थी। तो वही आदत मेरी अब तक चल रही है, और मेरी कोशिश होती है कि मेरी हर चीज़ जो है ना प्रॉपर्ली सेट हुई हुई हो। और मैं ज़ैनब मरियम को भी यही बताती हूँ कि आपने जो भी चीज़ जहाँ से उठानी है वहीं रखनी है, और उसको हमेशा सेट करके रखना है। जब मैं छोटी थी तो मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद थी, और मुझे हर कलर की चूड़ियाँ इकट्ठी करने का शौक़ था। मैं हर कलर की लेती थी और फिर जिस सूट से जो मैच होती थी वो मैं पहन लेती थी। शादी से पहले तो 3 दर्जन से कम चूड़ियाँ मैं पहनती नहीं थी, मुझे भरा भरा हाथ अच्छा लगता था। शादी के बाद फिर मुझे मिल गई गोल्ड की चूड़ियाँ और उसके साथ एक गोल्ड का ब्रेसलेट। तो बस फिर मेरा शौक़ थोड़ा सा कम हो गया था और मैंने जो है ना कांच की चूड़ियाँ लेनी छोड़ दी थी। अब ज़ैनब मरियम को बहुत शौक़ होता है, तो मैंने इनको बताया कि किस तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे कि इनका कलर भी दिखे और ये खुलें भी ना। तो प्लास्टिक बैग में मैं इनको पैक करती हूँ ताकि इनका कलर आराम से दिखे, और जो सेट पहनना है वो आराम से खोल लें और दोबारा से पैक करके रख लें। तो ज़ैनब मरियम को भी इसी तरह है, अपनी चीज़ें सारी सेट करके रखती हैं, और ये उन्हीं का रूम है जो मैं सेट करके दिखा रही थी आपको। एक बार मैं सेट कर दूँगी तो उसके बाद ये ऑर्गेनाइज़ खुद करती रहती हैं। ज़ैनब और मेरी चूड़ियों का सेम साइज़ है, कभी दिल करता है तो ज़ैनब की चूड़ियाँ पहन लेती हूँ और अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ। जब से शादी हुई है मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी और चूड़ियों का ना बिल्कुल ही शौक़ ख़त्म हो गया, क्योंकि गोल्ड की चीज़ें होती हैं तो मैं उन्हीं को पहनती हूँ और उन्हीं को प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ से फ्री होके मैं आ गई थी। जो मैंने आपको बताया था मेरी न्यू स्टूडेंट है और उसकी क्लास देनी थी मैंने उसको, तो मेहंदी की जो प्रैक्टिस उसको मैंने बताई थी वो तो वो कर रही थी। उसके अलावा मैंने उसको 2-3 मोटिव्स बताए थे कि आप अपनी ड्राइंग को अच्छा करें, और जितने अच्छे आपके ड्राइंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी मेहंदी लगेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने पेपर पे पेंसिल से ड्रॉ करना है, और उसके बाद जब आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी तो आपने उसको ब्लैक पेन के साथ ड्रॉ करना है। और इसके अंदर बहुत से ऐसे डिज़ाइन हैं जो आपको फीलिंग में ना मदद करते हैं, तो आपने इसको लाजमी प्रैक्टिस करना है। और फिर उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है हमारा होता है कि आपको ब्रेड बनानी आनी चाहिए। हेयर स्टाइल में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ब्रेड होती है, और इसमें 2 तरह की ब्रेड्स होती हैं। एक तो सिंपल चुटिया होती है, उसमें भी एक उल्टे रुख की और एक सीधे रुख की होती है। जो भी न्यू स्टूडेंट आती है उसका सबसे पहले मैं ब्रेड चेक करती हूँ कि उसको सीधे बाल और उल्टे बाल देने आते हैं या नहीं, क्योंकि जब हम हेयर स्टाइल बताते हैं तो उसमें ना ये मिक्स कर लेते हैं कि सीधे बाल देने हैं या उल्टे बाल देने हैं, क्योंकि सीधे बाल और उल्टे बाल देने से ही आपके स्टाइल में फ़र्क आ जाता है। जैसे अगर आप सीधे बाल में देंगे तो वो फ्रेंच चुटिया बन जाएगी, और अगर आप उल्टे बाल में देंगे तो वो अपर ब्रेड बन जाएगी। इनके तो माशाल्लाह दोनों ब्रेड ओके हो गई थी। अब मैं इनको खिला रही थी फ्रेंच टेल की। ये बच्चों पे भी बहुत सूट करती है, और उसके अलावा फंक्शंस पे भी अगर आपने ब्रेड का थीम होता है या फिर आपने ना परांदा डालना होता है तो उसमें आपका ये बहुत अच्छा एक स्टाइल बन जाता है। और बास टाइम तो ऐसा होता है कि हम फूलों से भी इसको कवर करते हैं, तो उसके लिए ना ब्रेड ये बहुत अच्छी लग रही होती है।
आपने सेंटर से एक पार्ट लेना है और उसको सिंपल चुटिया बनाना शुरू करना है। उसके बाद दोनों साइड से आप लेयर्स मिलाते जाएंगे और इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके हाथों की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए और दूसरा जो है आपका हाथ स्किन से टच होना चाहिए। अगर आपने स्किन से ऊपर उठा के ब्रेड बनाई तो आपकी जो है ना लेयर्स लूज़ हो जाएंगी और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और ख़ास तौर पे जब एंड का टाइम आता है तो आपने इसको सर को थोड़ा सा नीचे झुकाना है और एंड्स वाले बालों को बहुत ज़्यादा फिनिशिंग में आपने इसको बनाना है। एक हेयर स्टाइल से आप बहुत से हेयर स्टाइल बना सकते हैं। जैसे फ्रेंच में आप फ्रंट फ्लिक निकाल लें या फिर बैक कॉम्बिंग कर लें तो आपका स्टाइल टोटल चेंज हो जाता है। फ्रेंच के बहुत से स्टाइल हैं, जैसे मिनी फ्रेंच है, साइड फ्रेंच है और फ्रंट फ्रेंच भी है। तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आपने बस इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको इसकी अच्छी से प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपकी नीटनेस नहीं आएगी। तो ये तो करनी अपनी प्रैक्टिस और मैं चल रही हूँ किचन में, क्योंकि अब हो गया लंच का टाइम और मैं बना रही हूँ आज करेले गोश्त। मसाला मैं अक्सर ग्राइंड करके डालती हूँ। गोश्त में मैंने डाल दिया था नमक, लाल मिर्च और हल्दी, और साथ ही मैंने इसको दे दिया था प्रेशर, क्योंकि मटन है तो टाइम लगता है ज़्यादा। अगर चिकन हो तो फिर तो टाइम नहीं लगता। करेले में मैंने नमक डाल के इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको ऑयल में आप हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है और आप इसको लाइट कलर का गोल्डन ब्राउन करना है। तो जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आपने इसको साइड पे रख लेना है और गोश्त को आपने अच्छे से बुनाई करनी है। मैंने गोश्त में ऑयल नहीं डाला क्योंकि जो ऑयल मैंने करेले में डाला था वही इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें खुश्क धनिया और काली मिर्च मैंने ऐड कर दी थी और जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था और गोश्त बिल्कुल ये हाफ़ डन हो गया था तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे करेले। करेले के साथ वो ऑयल भी अंदर ऐड हो जाएगा जो मैंने इसको फ्राई करने के लिए डाला था। तो जब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप इसको 5 मिनट के बाद तकरीबन आपने इसमें दही डाल देनी है और दही के पानी में ही ये अच्छे से कुक हो जाएगा। दही का पानी जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो आपने इसमें हरी मिर्च डाल देनी है और साथ ही आपने इसमें प्याज डाल देना है। कुछ लोग प्याज ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग करेले ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग जितने करेले हैं उतने ही प्याज डालते हैं। आपने अपनी पसंद के हिसाब से डालना है, लेकिन प्याज डालने के बाद आपने ज़्यादा कुक नहीं करना। प्याज ज़्यादा कुक करने से नरम हो जाते हैं और इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर आप प्याज को क्रिस्पी रखते हैं तो ये बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। लास्ट में मैं डाल दूँगी कलवंजी और मेथरा और यहाँ पे मेरे करेले गोश्त बिल्कुल रेडी हो गए थे। हमारी क्यारी में 2 किन्नू के दरख्त हैं और उस पर एक बहुत प्यारा सा घोंसला बना हुआ था और बहुत छुपा के उसने बनाया हुआ था। तो मुझे कासिम ने दिखाया था, देखो हर किसी को अपना घर कितना अजीज़ होता है। उसने इतना छुपा के बनाया था कि किसी की नज़र ना पड़े। यहाँ छोटे छोटे बहुत से किन्नू लगे हुए हैं। अभी तो इनको बहुत टाइम है। जब ये तैयार होंगे तो पता लगेगा कि इनका जायका कैसा है। जुमा की नमाज़ का टाइम हो गया था, अज़ानें शुरू हो गई थी। सब ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हमने लंच किया। लंच के बाद मेरे पास आने थे कुछ क्लाइंट और उन्होंने हेयर कलर कराना था। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कौन सा कलर मैंने यूज़ किया था जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया था और बाल बहुत शाइनी हो गए थे। हेयर कलर के लिए मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि कोई ऐसा हेयर कलर बताएं जिससे हमारे बाल भी डैमेज ना और वाइट कवरेज भी अच्छी हो जाए। वाइट हेयर जो है हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है, एक तो हमारी डाइट ठीक नहीं है, दूसरा हम रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। ये बहुत बड़ी वजह होती है। इससे वक्त से पहले आपके बाल वाइट हो जाते हैं और आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हेयर कलर के लिए मैं आपको पहले से एक डिटेल वीडियो बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है और किस तरीके से आप इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। तो आपने जितना कलर लेना है उतना ही डेवलपर लेना है और उसको एक ही साइड से आपने ब्लेंड करना है और जब वो अच्छा सा मिक्सर तैयार हो जाए फिर आपने उसकी एप्लीकेशन करनी है। जब तक आपका मिक्सर अच्छा तैयार नहीं होगा आपकी ब्लेंडिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी और आपके बालों पे एक जैसा कलर कभी भी नहीं आएगा। सैलून से फ्री होते ही हमने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज हमने जाना है फैमिली फंक्शन पे और आज वलीमे का फंक्शन है। आपको पता है कि गर्मियों में शादी अटेंड करना कितना मुश्किल काम होता है। बच्चों ने ज़िद कर ली थी और हमने लाजमी जाना भी था। MPS रोड पे एक फार्म हाउस है, वहीं पे वलीमे की अरेंजमेंट थी। हमें लगा कि ओपन एयर जगह होगी और खूब गर्मी होगी, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पहुँचे हम देख के हैरान हो गए। उसके अंदर ही एक मार्केट थी और वो फुल एयर कंडीशन थी। यहाँ पे इतना ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया हुआ था इन्होंने और इतना अच्छा लग रहा था। फुल लाइटिंग थी और बहुत अच्छा स्टेज बना हुआ था। अंदर पहुँचते ही गर्मी का एहसास तो ख़त्म हो गया और इतना चिल माहौल बना हुआ था कि लगता ही नहीं था कि गर्मी है। आजकल मुल्तान में शदीद गर्मी हुई हुई है और हर कोई इतना परेशान है गर्मी से, ना कुछ खाने का दिल चाहता है और ना ही कहीं जाने का दिल चाहता है। लेकिन इनकी अरेंजमेंट इतनी ज़बरदस्त थी कि अंदर एंटर होते ही सबके मूड फ्रेश हो गए थे और सब इतने खुश हो गए थे और गर्मी तो जैसे है ही नहीं। बच्चे तो खूब इंजॉय कर रहे थे क्योंकि यहाँ सब लोग थे और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे खुरम भाई की फ़ैमिली आई हुई थी, अकील भाई की थी और साथ इकबाल भाई की फ़ैमिली भी आई हुई थी। हम सब एक ही टेबल बैठे हुए थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। इन्होंने मुझे लगता है प्लानिंग की हुई थी कि ब्लैक सूट पहन के आना है और मेरा बाई चांस ब्लैक हो गया था, तो ब्लैक सूट सबके ना बहुत अच्छे लग रहे थे। अक्सर लोगों ने तो फैंसी कपड़े पहने हुए थे, लेकिन कुछ लोग थे जो लॉन के फैंसी कपड़े पहन के आए थे। अब तो लॉन के सूटों में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई, क्योंकि इस तरह के फंक्शन गर्मी में निकलते रहते हैं और इसमें इतनी वैरायटी है कि लगता ही नहीं कि ये लॉन के सूट हैं।
ख़ास तौर पे दुपट्टे तो इतने फैंसी और स्टाइलिश होते हैं कि उनसे सूट की शो ही डबल हो जाती है। यहाँ पे हम ब्राइड को देखने आए हुए थे और स्टेज तो इतना खूबसूरत था कि दिल चाह रहा था कि हम पूरे स्टेज की बनाऊँ, लेकिन यहाँ पे सब लोग इतनी सेल्फ़ी बना रहे थे कि कोई एरिया भी फारिग नहीं था, तो मैंने बस ऊपर से स्टेज को दिखाया ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो। ब्राइड माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और उसका मेकअप बहुत डिसेंट और स्टाइलिश था। इन कज़नों की तो बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, ऐसा लगता था दुनिया जहाँ की बातें लेके बैठ गए हैं और इतने खुश नज़र आ रहे थे कि इनकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। आखिर ना इनमें से एक का झुमका ही गुम हो गया था और लगता था किसी ने शरारत की है। खैर झुमका तो थोड़ी देर में ही मिल गया था, क्योंकि इस तरह की जो छोटी छोटी शरारतें हैं वो कुछ देर ही रहती हैं और उसके बाद आपकी यादों का हिस्सा बन जाती हैं। खाना ओपन हो गया था। आज के मेन्यू में था स्टीम पीस, काबली पुलाव और कौरमा। मीठे में था लबे शीरी, जिसको फ्रूट ट्रैफल भी बोलते हैं, और खूब डेकोरेट हुआ था। हर चीज़ बहुत मज़े की लग रही थी, साथ गरम गरम रोटियां और नान, रायता और सलाद था और हर चीज़ बहुत मज़े की लग रही थी। सब ने अपनी अपनी प्लेट्स बनाई और अपनी टेबल पे आ गए। राइस देख के बच्चे थोड़ा सा अपसेट हो गए थे, क्योंकि अक्सर शादियों पे होता है पुलाव, बिरयानी या फिर चाइनीज़ राइस। बहुत कम शादियों पे होता है कि काबली पुलाव, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेवा होता है और किशमिश होती है। बच्चों को तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक मीठा सा फ्लेवर आ जाता है। वैसे भी बच्चों को तो बहाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनको गपशप से फुर्सत नहीं मिलती और इनको भूख जो है ना वो घर जाके ही लगती है। शादी पे तो जाके इन्होंने बस एंजॉय करना होता है और खाना इन्होंने घर आके ही खाना होता है। मुझे बहरहाल राइस बहुत मज़े के लगे थे, क्योंकि इसमें बहुत मेवा भी था और डिफरेंट चीज़ें थी जो समझ भी नहीं आ रही थी। कभी मुझे एग का टेस्ट आ रहा था, कभी कोई चिकन का टेस्ट आ रहा था और कभी कोई मेवा। हर चम्मच पे एक नया फ्लेवर होता था और मुझे तो बहुत ही मज़े का लग रहा था। लास्ट में मैंने लबी शीरी ली और वो भी बहुत मज़े की थी। उसके बाद फिर हम घर आ गए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट्स से ही मुझे पता लगता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।